80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। नरेंद्र मोदी बिना किसी व्यवधान के अपने तीसरे कार्यकाल की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के लोकार्पण के बाद उत्तर भारत के हिंदी भाषी राज्यों में भाजपा का प्रभुत्व पर मोहर लगना तय है। ममता बनर्जी और स्टालिन जैसे विपक्षी नेता बंगाल और तमिलनाडु में अपनी पकड़ कायम रखने के लिए तैयार हैं और महाराष्ट्र में सरकार की विपक्षी दलों से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा चल रही है। लेकिन इनके अलावा 2024 में कोई बड़ा सरप्राइज मिलने की संभावना नहीं है और यह स्थिति कर्नाटक को छोड़कर दक्षिण भारत के अन्य राज्यों में सेंध लगाने में भाजपा की असमर्थता के बावजूद है। फिलहाल तो लड़ाई की शर्तें मोदी ही तय करते हैं और उन पर प्रतिक्रिया विपक्ष भर देता है। दरअसल कई विपक्षी नेता खुद को प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी के संदर्भ में ही परिभाषित करते हैं। राहुल गांधी ने हाल ही में मोदी से टकराव को विचारधारा की लड़ाई बताया था। यदि भाजपा विरोधी ताकतों के इंडिया गठबंधन में वैचारिक सामंजस्य होता तो उनकी इस बात में कुछ वजन भी होता। लेकिन आखिर कौन सी विचारधारा कांग्रेस को शिवसेना से जोड़ती है? केंद्र में कांग्रेस के खिलाफ बगावत करके उभरी आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस की कौन सी साझा विचारधारा है? विपक्ष आज भी पुराने और बासी तरीकों से ही मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा से लड़ रहा है, जबकि खेल के नियम बदल गए हैं। उदाहरण के लिए जब लगभग 150 विपक्षी सांसदों को संसद के शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया गया था, तो क्या होता यदि सभी विपक्षी सांसदों ने इस्तीफा दे दिया होता? वैसे भी चुनाव कुछ ही महीनों दूर हैं। इसने कम से कम मतदाताओं को विपक्ष के साहस की झलक तो दिखा ही दी होती। लेकिन अगर आपका विरोध संसद की सीढ़ियों से आगे नहीं बढ़ेगा और सत्र के साथ ही समाप्त हो जाएगा, तो इस मामले को भुला देने का दोष मतदाताओं के मत्थे कैसे मढ़ा जा सकेगा? भाजपा विपक्ष के वोटरों के प्रति तिरस्कारपूर्ण रवैया अपनाने में कटौती करेगा तो भी बेहतर होगा। जब हिलेरी क्लिंटन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चुनाव लड़ रही थीं, तो उन्होंने एक बड़ी गलती यह कर दी थी कि ट्रंप समर्थकों को निंदनीय लोगों की टोकरी बता दिया था। हमने भाजपा के मतदाताओं के बारे में भी मोदी आलोचकों की इसी तरह की
टिप्पणियां देखी हैं। भाजपा से आपके जो भी मतभेद हों, जब तक विपक्ष फ्लोटिंग वोटर्स को अपना मन भाजपा से हटाकर उनकी ओर करने के लिए मना नहीं लेता, तब तक नतीजों में कोई बदलाव नहीं होने वाला। वैसे भी आप लोकतंत्र के समर्थक होकर मतदाताओं द्वारा अपनी पसंदीदा पार्टी को वोट देने की आलोचना कैसे कर सकते हैं। तीसरा, लोकतंत्र में एक चेहरा आज पहले से कहीं अधिक मायने रखता है। विपक्ष प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा किए बिना चुनाव में प्रवेश नहीं कर सकता। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने एक दावेदार के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ाया था और तुरंत ऐसी खबरें आईं कि नीतीश कुमार इससे नाराज़ हो गए हैं। अब खबरें हैं कि नीतीश को गठबंधन संयोजक का पद देकर उपकृत किया जाएगा, लेकिन ये शतरंज की बिसात पर पुरानी शैली की चालें हैं। राहुल गांधी का देश भर में पैदल यात्रा करना एक बढ़िया विचार था। इससे उनकी छवि मेहनती और प्रभावी नेता की बनी, लेकिन वे पार्टी का मजबूत संगठन बनाने या अपनी ऊर्जा को राजनीति के वैकल्पिक मॉडल में लगाने में विफल रहे। ढाक के 3 पात की तरह अब विपक्ष भाजपा का विरोध करने की अपनी घिसी-पिटी रणनीति पर लौट आया है। अदानी हिंडनबर्ग जैसे तकनीकी विषय प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत हमले जो विपक्षी के गले की फांस बन जाते हैं, और राजनीति में धर्म का क्या स्थान हो, इस पर वैचारिक भ्रम से भी उसे ज़्यादा मदद नहीं मिल पा रही है। विपक्ष ने जाति जनगणना के विचार को लेकर प्रयोग किया था, लेकिन हाल के नतीजों से पता चलता है कि राजनीति के फिर से मंडलीकरण की कोशिशें कारगर नहीं हुई हैं। ममता ने तो इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से भी इनकार कर दिया। उद्धव जैसे अन्य नेताओं ने भी कथित रूप से निजी तौर पर इसके प्रति विरोध जताया है। एक राजनीतिक नैरेटिव के रूप में यह मामला खत्म हो चुका है। जहां विपक्ष अपना टाइम आएगा कहकर मन बहला रहा है, वहीं मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा का वर्चस्व कुछ समय तक कायम रहने के पूरे आसार हैं। भारत की राजनीति एक पार्टी के दबदबे वाले दौर से गुजर रही है और विपक्ष को वापसी करने के लिए वैसे ही अनेक वर्षों तक कड़ी मेहनत करना होगी। जैसे भाजपा ने 1984 में मात्र 2 सीटों से 2014 में 282 सीटें जीतने तक की थी। आगामी 22 जनवरी को रामलला
के विग्रह की स्थापना के बाद अयोध्या देश का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन का केंद्र बन जाएगा। स्टॉप।